हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत हो रही है। ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 1 शीत युद्ध का दौर का एक सेशन आपके पास पहुंच गया है। आपको पसंद आया होगा। आप पाठ के बारे में विधिवत जानकारी आपको पहले सेशन से मिली होगी, पर पूरा पाठ तैयार करने में, पूरे पाठ की जानकारी हासिल करने में 3-4 सेशन कम से कम जाएंगे, तभी पूरे पाठ की जानकारी होगी। आपने पहले सेशन में देखा शीत युद्ध के बारे में, कैसे अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और युद्ध से दूर रहते हैं। आप दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है, द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या थी। ये वही समझ लीजिए शीत युद्ध से संबंधित, पर यहाँ भी थोड़ा जानकारी आपको देना अनिवार्य है। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था, दो ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें विश्व के ज़्यादातर देश दो गुटों में विभाजित हो गए। और ये दो गुट कौन से थे? एक गुट था पश्चिमी गठबंधन और दूसरा था पूर्वी गठबंधन। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश शामिल हुए और अपना व्यापार इन्हीं के मध्य आपस में शुरू हुआ। और पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश शामिल थे, जो आपस में वैश्विक स्तर पर एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे से लेन देन करते थे। अब बात आती है द्विध्रुवीय विश्व के उदय के कारण क्या थे। द्विध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारण क्या थे? तो कारण द्विध्रुवीय विश्व के उदय के बहुत से कारण हैं भाई। जैसे कि शीत युद्ध की शुरुआत दो ध्रुवीय विश्व के उदय का प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियां कौन सी थीं? अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ। ये दोनों महाशक्तियों के बीच मैं बड़ी महाशक्ति हूँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू हो गई थी और इस कारण दो ध्रुवीय विश्व के उदय हुआ। अमेरिका व सोवियत संघ दोनों ही गुट विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अपने को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते थे, अपने को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कहलाना चाहते थे, अपने को विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। दोनों ही गुटों की विचारधारा एक दूसरे से भिन्न थी। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रख रहा था और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था के विचारक थे, साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे, साम्यवादी विचार पर अपना कारोबार करना चाहते थे। इनके देश का मूल मंत्र था साम्यवादी विचार, अमेरिका के मूल मंत्र थे पूंजीवाद। अपने राजनीतिक एवं सैन्य प्रभाव के विस्तार हेतु दोनों गुट छोटे देशों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अनेक देशों के समर्थन या मित्रता के बाद
उनके भू क्षेत्र को महाशक्तियां अपने हथियारों एवं सेना के संचालन करने के लिए प्रयोग कर सकती थीं। अब बात आती है ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट, तो ये भी कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण करके राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा। भाई वो अमेरिका उस पर बराबर निगाह बनाए था और सोवियत रूस उस पर शासन कर रहा था, तो सोवियत रूस को उसकी बराबर चिंता बनी रहती थी कहीं अमेरिका ऐसा न कर दे कि क्यूबा अपने कब्जे में कर ले। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का प्रयास किया कि वहाँ पर हमारा सैनिक अड्डा रहेगा, वहाँ पर हमारे सैनिक रहेंगे, तो अमेरिका क्यूबा को हथियाने में सफल नहीं होगा। वर्ष 1962 में वहाँ मिसाइलें तैनात कर दी गईं। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, परंतु दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित था, जिससे कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे, अमेरिका और रूस। इस संपूर्ण घटनाक्रम को ही क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। बिल्कुल अमेरिका पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस की सेनाएं आमने सामने हो गई थी, पर युद्ध नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं युद्ध काल में सैन्य संगठनों की क्या विशेषताएं हैं। शीत युद्ध काल में सैन्य संगठनों की विशेषताएं। महाशक्तियों द्वारा शीत युद्ध काल में निर्मित सैन्य संगठनों की प्रमुख विशेषताएं थीं। सदस्य देशों को महाशक्तियों का विचारधारात्मक व रणनीतिक दोनों स्तरों पर समर्थन करना जरूरी था। भाई नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती थी, बात गड़बड़ हो सकती थी। जब कोई संगठन से बाहर का राष्ट्र सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो उसे सभी सदस्य देश पर आक्रमण समझा जाएगा। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्र में महाशक्तियों को सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना आवश्यक था। सोवियत संघ का नेतृत्व वाला गठबंधन साम्यवादी विचारधारा का था। आप गुट निरपेक्ष आंदोलन व गुट निरपेक्ष का सूत्रपात। भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप समझें कि यह गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्षता का सूत्रपात। तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसका सूत्रपात कैसे हो। तो गुट निरपेक्ष, पहले गुट निरपेक्ष समझ लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है भाई? दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, ना किसी का समर्थन करना, ना किसी का विरोध करना, ये महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए
विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय रहने का आंदोलन था। यह न ये तटस्थता है और न यह पृथकतावाद। अतः गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश का प्रत्येक मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित एवं विश्व शांति के आधार पर गुटों से अलग रहते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर प्रमुख थे। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनकुरुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। यानी ये 5 नेता ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। आप गुटनिरपेक्षता का अर्थ आप समझ लिए और गुटनिरपेक्षता का सूत्रपात किन्होंने किया। गुटनिरपेक्षता के सूत्रपात में जैसा कि आप समझे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अब्दुल नासिर और एनक्रुमा घाना के और इंडोनेशिया के सुकर्णो आदि लोगों ने इसका सूत्रपात किया। तो आपको अर्थ समझ में आया, गुटनिरपेक्षता का अर्थ समझे और गुटनिरपेक्षता आंदोलन एवं उसका सूत्रपात किसने किया। अब हम समझते हैं गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ मूलभूत उद्देश्यों का वर्णन हम आपको इस बार बता रहे हैं, इस तरह बता रहे हैं। समझने का प्रयास करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विश्व में रंगभेद तथा नस्ल भेद की नीति को समाप्त करने का प्रमुख उद्देश्य रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालने, भाई युद्ध टाल के ही सब अपने को सफल रखा जा सकता है, नहीं संकट में पड़ जाएंगे। और शांत व्यवस्था की स्थापना में अपना योगदान देना, विश्व शांति के लिए सहयोग व समर्थन करना, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना, विश्व में निशस्त्रीकरण अर्थात हथियारों की होड़ पर रोक लगाना एवं परमाणु हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग तथा इसके उद्देश्यों में शामिल रहना, तत्पर रहना। और यह विश्व परमाणु हथियारों को नहीं रोकता तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलित देश भी परमाणु हथियारों को बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब गुटनिरपेक्षता के तत्व क्या थे? तो भाई क्या तत्व होंगे? एक शांत की नीति और एक स्वतंत्र विदेशी नीति। तो स्वतंत्र विदेशी नीति जैसा कि आप जानते हैं, गुटनिरपेक्ष किसी भी शक्ति गुटों के प्रभाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करता है, किसी के दबाव में नहीं आता है, किसी भी विदेशी नीति को अपने ऊपर अपने विरुद्ध लागू नहीं होने देता और ना तो किसी के विदेश नीति में हस्तक्षेप करता है। अपनी विदेश नीति स्वतंत्र और स्पष्ट रखता है। दूसरा, शांत नीति का समर्थन करना। गुटनिरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति से सैनिक समझौता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शांति की स्थापना का प्रयत्न करना। विश्व शांति की स्थापना का उद्देश्य गुटनिरपेक्षता का तत्व है। विश्व में शांति रहे और शांति में गुटनिरपेक्ष देशों का महत्वपूर्ण योगदान और गुटनिरपेक्ष देशों का विकास, पूरे विश्व का विकास किसी भी देश के ना तो राजनीतिक एवं
उसकी भूभाग में हस्तक्षेप करना और ना किसी को अपने देश की भूभाग या राजनीति में हस्तक्षेप करने देना। तो ये गुटनिरपेक्षता का प्रमुख तत्व रहा। अब गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत का क्या योगदान था? अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, टीटो, सुकर्णो, इन लोगों ने शुरुआत की। अब्दुल नासिर और एनक्रुमा जैसे लोगों ने शुरुआत की। अब ये पूछ रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान क्या था? तो गुटनिरपेक्ष, ध्यान से इसको सुनेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के योगदान को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सेशन को देखते रहें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भारत है। भारत गुटनिरपेक्ष संस्थापक सदस्य देशों में से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किए थे। स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना। ना तो हम दो महाशक्तियां हैं, किसी महाशक्ति का बुराई करेंगे और ना किसी के पक्ष में जाएंगे, ना किसी के विपक्ष में जाएंगे। फिर तीसरा, 9 स्वतंत्र देशों के आंदोलन में आने के लिए प्रेरित करना। गुटनिरपेक्ष देश जो थे, वो जो नई स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, उन देशों को अपने संगठन में शामिल करना चाहते थे और दो महाशक्तियों से दूर रखना चाहते थे। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ताकत बढ़ाकर दोनों महाशक्तियों को शांत और उनके बीच मित्रता कायम करने का प्रयास करते थे। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका थी। अब विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर बल दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में दोनों महाशक्तियों को समझाने और दोनों के बीच मित्रता के लिए प्रयास किया। वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण, ये पॉइंट देते जाना भाई, पॉइंट दे दोगे तो और ये अच्छी बात रहेगी। 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन लिख दिए तो आप 2-3 पन्ना लिख ले जाएंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि शुरुआत कौन कर रहा है? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें भारत की विशेष भूमिका थी। इसके स्थापना में, इसके उद्देश्य में, इसको विश्व स्तर पर, विश्व मंच पर रखने में भारत का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब समन्वयकारी भूमिका, भारत ने समन्वयकारी भूमिका निभाते हुए सदस्य देशों के बीच उठे विवादित मुद्दों को टालने, स्थगित करने पर बल देकर आंदोलन को विभाजित होने से बचाया। अब भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की क्या विशेषताएं? भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की देखिए, भारत का क्या योगदान था वो अलग मैटर हो गया। कहीं कहीं पे बच्चे बस ये समझने की भूल करते हैं, प्रश्न दूसरा रहता है और लिख दूसरा देते हैं। अब वहाँ पे एग्जामिनर 4 नंबर में 2 नंबर 1 नंबर दे देता है और आपको लगता है कि मैंने बहुत लिखा, पर नंबर आपको कम मिलता है। तो भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान क्या था वो आप देखें। अब देखें भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषताएं। तो भारत की गुटनिरपेक्षा की नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति थी। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र नीति है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। भारत गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। भारत के गुटनिरपेक्षता नीति 9 स्वतंत्र देशों को
महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है। भारत के गुट निरपेक्षता नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग व आर्थिक विकास पर बल देती है। तो भारत के गुट निरपेक्षता नीति की ये विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको अभी बताया, और आप अच्छे से सेशन को 2-3-4 बार देखेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। पर जो आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों जो पढ़ रहे हों कक्षा 12 में, ये 12 का सेशन है, तो उनको शेयर करके बताएं, समझाने का प्रयास करें कि पूरे कोर्स की विधिवत तैयारी होगी और पेपर में कोई भी प्रश्नावली आप सब करके आएंगे। ऐसा एक एक पॉइंट पे व्याख्या की जा रही है, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भारत के लिए गुट निरपेक्षता नीति का महत्व क्या है? भारत के लिए गुट निरपेक्षता नीति का महत्व क्या है? तो गुट निरपेक्षता नीति के अपनाए जाने का कारण या उसका महत्व, क्यों गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई, उसका कारण यानी उसका महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिनसे उसका हित हो, न कि महाशक्तियों और खेमे के देशों का हित। अपने देश का विकास कर सके, अपने देश की जनता का विकास कर सके, अपने देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सके। अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया गया। फिर हेडिंग डाल देंगे, पॉइंट दे देंगे, 2 महाशक्तियों से सहयोग लेने हेतु। तो 2 महाशक्तियों से सहयोग लेने हेतु भारत ने दोनों महाशक्तियों से संबंध व मित्रता स्थापित करते हुए दोनों से सहयोग लेने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। दोनों से दूरी बनाए रखेंगे, दोनों से अपनी बात कहेंगे, दोनों से लाभ लेना चाहेंगे, किसी के न पक्ष में रहेंगे न किसी के विपक्ष में रहेंगे। दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेना गुट निरपेक्षता नीति के महत्वपूर्ण भाग था। आप तीसरा पॉइंट दे देंगे, स्वतंत्र नीति निर्धारण हेतु। तो स्वतंत्र नीति निर्धारण हेतु भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके, यानी बाहरी किसी देश के दबाव में ना आ सके, किसी भी देश के दबाव में कोई कानून न बनाए, अपनी स्वतंत्र की नीति अपनाए, अपने देश का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके। फिर अगली हेडिंग दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन अपनाए जाने का कारण है अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, भाई क्यों न करेगा। अपनी प्रतिष्ठा, नई नई स्वतंत्रता मिली है, अपना विकास करेंगे, विश्व स्तर पे अपने देश को दिखाने का प्रयास करेंगे, विकास करने का प्रयास करेंगे, जनता का विकास, देश का विकास और विश्व स्तर पर भारत को दिखाना है, भारत के विकास को दिखाना है। तो इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए। अब कुछ लोग भारत के गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना भी करते हैं। वो कौन है भाई, किस आधार पर करते हैं, क्यों करते हैं? तो अगर वो आलोचना कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात बताते होंगे कि किस आधार पे ये गलत हैं। तो भारत की गुट निरपेक्षता नीति सिद्धांत विहीन नीति है। हेडिंग डाल देंगे, सिद्धांत विहीन नीति। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के संबंध में आलोचकों का तर्क है कि भारत की यह नीति सिद्धांत विहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर
अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। भाई ये आलोचना तो कर रहे हैं यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उलझ जाएंगे तो हम अपने देश का विकास कैसे कर पाएंगे। आलोचना कर रहे हैं यह है कि हम यहाँ पे इसका खंडन भी कर रहे हैं। आप इसलिए व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पेपर में यदि आ गया तो लिख कर भी आएंगे। दूसरा, नीति में अस्थिरता। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति अस्थिर रही। अनेक बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित होने वाले दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये भारत के बारे में बोला जा रहा है क्योंकि भारत ने भी 1971 में सोवियत रूस के साथ हस्ताक्षर किया था। विदेशी पर्यवेक्षक इसे भारत का सोवियत गुट में सम्मिलित होना मानते हैं, पर ऐसा था नहीं। सोवियत संघ और भारत एक दूसरे के मित्र हो गए थे, ये सही है। इस संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के दौरान उसे राजनीतिक एवं सैनिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी और यह समझौता उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे एवं मधुर संबंध बनाए रखने से नहीं रोकता। आप गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता क्या थी भाई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य आज भी है। समझ गए? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जैसा कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। ये सम्मेलन 3 बातों पर आधारित था। संबंधित 5 राष्ट्रों के मध्य सहयोग, ये जो पांचों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया था उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही। संबंधित 5 राष्ट्रों के मध्य सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार एवं इसका बढ़ता क्षेत्र, इस पर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की निगाह थी कि शीत युद्ध के प्रसार में न तो हम सहयोग करेंगे न विरोध करेंगे। नंबर 3 पे आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय के रूप में, क्योंकि ये मानते थे ये तीसरे विश्व के देश हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1960 तक 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य बन चुके थे। प्रथम गुट निरपेक्ष में 25 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हुए, किंतु धीरे धीरे इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश, 5 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। ये सम्मेलन 2006 में हवाना, क्यूबा में हुआ। मतलब ये सदस्य देशों की राजधानियों में या जहां उस देश का राजाध्यक्ष चाहता है वहां पर ये सम्मेलन करवाता है। अब अगला है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश की संज्ञा दी गई, जिसको बोलते हैं नई विश्व व्यवस्था या विकासशील देश या अविकसित देश। इनके समक्ष आर्थिक विकास, देश की जनता को गरीबी से निकालना मुख्य चुनौती था।
नव स्वतंत्र देश के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विकासशील देशों को खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, साधन संसाधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजा जाए तथा परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन एवं वंचित देशों के साथ न्याय हो। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होनी चाहिए, वे अपना सामान बेच सकें और इस तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार लाभप्रद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों तक आते आते विकसित देशों के द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास शिथिल हो गए, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिथिल पड़ने के साथ साथ शिथिल पड़ा पर अपना साहस नहीं खोया। आवाज भी विश्व मंच पर गुटनिरपेक्ष देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन गुटनिरपेक्षता संगठन स्थापित हुआ है, जिसकी बार बार प्रशंसा की जानी चाहिए और पूरे विश्व स्तर पर गुटनिरपेक्ष संगठन की सफलता का गुणगान गाया जाता है और पूरे विश्व को सही रास्ता दिखाने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने अच्छा काम किया है और विश्व शांति कायम करने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बातों को, उनके कार्यों को नहीं भुलाया जा सकता। तो इस प्रकार ये दूसरा सेशन समाप्त हुआ। अब इसके तीसरे सेशन में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे। तीसरा सेशन जब जाएगा तो उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि पाठ के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए। बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न भी होंगे। मतलब किसी भी टॉपिक पर कहीं भी कोई कमी नहीं की जाएगी, बशर्ते आप सेशन को बार बार देखें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और कोई समस्या हो तो चैनल पर कमेंट करके उस चैनल से अपनी बातों को, जो समस्या है, जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं या किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आपको चैनल के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाएगा, आपको संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा। अब इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।